हैं और नए वाले सर्वर से कुछ अलग होता है ना। ओके, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही है, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही है ना। आपसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत पानी पी लूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कैरेबिल एप्लीकेशन। कैरेबिल एप्लीकेशन की बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार और सावन का सोमवार में मेरे चल रहे हैं दस थोड़े से, तो पता है सावन के जो अभी 2 सोमवार और बच्चों के आए थे ना, तो सोमवार को मेरी क्लास 3 दिन में हुआ करती है, सुबह पूजा करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, सिर्फ सोमवार को क्लास 3 दिन में चलेगी, कोशिश करती हूँ, तो सुबह से पूजा वगैरह बिजी रहती हूँ, पास होता है और पूजा वाले इसलिए थोड़ा सा मेरा क्लास का टाइम यहाँ पर नहीं हुआ और इवनिंग में काम करना क्लास लेट स्टार्ट हुई है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैं 7 बजे से 15 मिनट पहले अपने स्टूडियो में आ रही थी, 15 मिनट से मैंने लिख के रखी है, लेकिन टेक्निकल टीम वाले बच्चे बिजी चल रहे हैं, उनका कहना है कि उनके 7 क्लास की धीरे धीरे नंबर आ रहा है, तो इसलिए मेरे को क्लास लगने में लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल फिजिक्स का क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो बेटा शायद मेरी किस्मत खराब हो, मेरे टेक्निकल टीम वाला लड़का नहीं रखा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, है ना, ऐसा हो सकता है बेटा। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि फिजिक्स वाले क्लास शायद इस टाइम पे क्लास नहीं है किसी की, लेकिन मेरे टाइम की क्लास बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता है ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती थी, लेकिन एक रूप से जब से नया सर्वर डला है ना, उसमें इतना ज़्यादा काम करना होता है ना, इतना ज़्यादा काम पुराने वाला सर्वर होता है ना, तो सारी चीज़ें एकदम ऐसा हो जाता है बढ़िया एकदम। मैं बहुत अच्छे क्लास लगा लेती हूँ, लड़के को परेशान भी नहीं करती, मुझे लगता है पुराने वाला हुआ है ना, ये नया वाला सर्वर लगा है बहुत परेशान करता है। आइए हम क्या करते थे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्शन सेंटर पढ़ रहे थे और मैंने आपको फ्राइडे की क्लास में बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था 5 मिनट रिवाइज करना है कि रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जो भी आप आंखों से एयर लेते हो, हवा लेते हो, उस हवा का हमारी नाक से एंटर करना, नाक से हवा प्रवेश करती है, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों में हमारे ब्लड होता है, खून होता है और उस खून के अंदर ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबल है ना, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का टूटना, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनना, एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है ना, और बाकी की जितनी सारी गैसें होती हैं वो हम जब सांस लेते हैं तो वापस बाहर चली जाती है। ये होता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन 2 प्रकार से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ये सारा हमने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे मैंने कहा था, अब आप लोग बताओगे मछलियों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि जो मछली होती है वो कहाँ से सांस लेती है, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप क्या करके आओगे, गिल्स करके आओगे। ये पूरा नहीं हुआ था बेटा, है ना, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये सर्वर ना जैसे 1 घंटे क्लास के 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट होती है क्लास खत्म कर देते हैं, तो शायद ये वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे जो क्रैब होते हैं, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, केकड़ा, और आपसे पूछे जो प्रोन होते हैं, प्रोन का मतलब होता है बेटा झींगा, झींगा और केकड़ा है, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तब भी आपको आंसर करना है, इनमें भी गिल्स होते हैं। गिल्स का मतलब होता है हिंदी में गलफड़े, इनमें क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ अर्थवर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, केंचुआ, किसान का दोस्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं किसान का दोस्त केंचुए को, आज आपको पढ़ाएंगे। केंचुआ कहाँ से सांस लेता है, केंचुए का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन, त्वचा है। इसलिए अगर आपने सुना हो कि केंचुए की स्किन, केंचुए के ऊपर अगर आप 1 मुट्ठी नमक डाल दोगे वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को बोलते हैं हिंदी में तिलचट्टा, है ना। इस कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मैंने कहा था इसमें ना फेफड़े होते हैं ना गलफड़े होते हैं, इसके अंदर जो इसका विंड पाइप होता है, श्वास नली होता है, तो याद रखना श्वास नली का नाम होता है ट्रैकिया। जैसे खाने वाली नली का नाम क्या होता है, ईसोफेगस, फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस, जैसे हमारे गले में जो सांस वाली नली होती है उसको ट्रैकिया कहते हैं। तो जो कॉकरोच होता है उसमें ट्रैकिया ही उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसमें ना गलफड़े हैं ना उसमें फेफड़ा है ना। और ये जो ट्रैकिया है ये आगे चलकर ऐसे पतली पतली ब्रांचेस में बन जाती है, पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, यही से इसी ट्रैकिया इसी पाइप से एयर आती है बाहर जाती है किसमें, कॉकरोच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पतली पतली ब्रांचेस को, इनको हम ट्रैक्योल्स भी कहते हैं, ट्रैक्योल्स। तो कभी कभी एग्जाम में आता है क्या कि केंचुए का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो वहां पर आपको ऑप्शन में हो सकता है ट्रैक्योल्स लिखा हुआ आ जाए या हो सकता है ट्रैकिया या विंड पाइप लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि विंड पाइप श्वास नली का दूसरा नाम ट्रैकिया है, ठीक है। इसके बाद अगला सुनिए बच्चे, नेक्स्ट आपको सुनना है अगला किसके बारे में पूछा जाता है। अगला पूछता है कि जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं और जो छिपकली होती है, सांप और छिपकली, ठीक है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें फेफड़े होते हैं, गलफड़े होते हैं, तो आपको क्या कहना है, इनमें लंग्स होते हैं, इनमें फेफड़े होते हैं, हमारी तरफ एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इसके बाद आपसे पूछे जितने भी सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, तोता, मैना, चिड़िया, है ना, मोर, इन सबके अंदर हमारी तरफ एक जोड़ी लंग्स होते हैं, इसका मतलब इनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इनका भी मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। इसके बाद जो अगला पूछता है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में प्लांट्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेटरी होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो आपसे गलत पूछता है प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, यानी कि पेड़ पौधे अपने किस हिस्से से एयर को लेते हैं और जो भी गैस ज्यादा होती है उसको बाहर छोड़ते हैं। तो आपको याद करना है क्या कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, स्टोमाटा होता है, हिंदी में बोलते हैं वात रंध्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, वात रंध्र। पता है ये स्टोमाटा कहाँ होता है, पेड़ के पत्ते होते हैं ना, इन पत्तों के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पेड़ के पत्ते के ऊपर, अगर आप पत्ते को ध्यान से देखोगे तो, और इन्हीं पोर को, इन्हीं छेद को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, इन्हीं को वात रंध्र कहते हैं। तो यहीं से गैस आती है प्लांट से, यहीं से बाहर जाती है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्लांट का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, पेड़ पौधों का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, क्या करता है, स्टोमाटा। अच्छा अगर एग्जाम में पूछे स्टोमाटा कहाँ होता है, तो मैंने बताया है ये लीफ बनाया, पेड़ के पत्ता बनाया है, तो पत्ते के ऊपर स्टोमाटा होते हैं। चलिए आगे हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अगला आपसे एग्जाम में पूछे कि जो अमीबा होता है, अमीबा, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। सारे बच्चों ने पढ़ी है ये चीज कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के शरीर के अंदर ऐसे एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है, ये एक ही सेल से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्योंकि बेटा अमीबा एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, तो जीवाणु आप सब जानते हैं लिविंग होते हैं, इसका मतलब अमीबा को भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। जी हाँ, अमीबा को भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो अमीबा कहाँ से रेस्पिरेशन करता है, तो बताना है अमीबा में एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, लेकिन इसका शरीर है बेटा, ये अमीबा की सेल है, इसका बॉडी बोलो आप। तो जो अमीबा होता है ना बेटा, वो इसी सेल से खाना खाता है, इसी से पचाता है, इसी से सांस लेता है, सब कुछ इसी से करता है, एक ही, है ना। तो याद रखना है आपको कि अमीबा के अंदर एक ही सेल होती है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि अमीबा अपना रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, जनरल बॉडी सरफेस से करता है। नहीं बॉडी सरफेस, अब बॉडी का मतलब हमारी तरह बॉडी नहीं है अमीबा की, एक सेल है बस उसके अंदर। तो जो अमीबा होता है उसका मुख्य श्वसन
ग्लैंड क्या होता है? सामान्य शरीर के स्तर यानी कि अपने बॉडी में जो उसकी सेल है इसी सेल के साथ लेता है। तो बाहर एग्जाम में अम्बा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बॉडी का क्या है? एक सेल है, वही आपका है। वो क्या है? आपका बॉडी है। और मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि मेंढक जो है वो दोहरा जीवन जीता है, तो जीवन लाइफ क्यों जीता है? क्योंकि बेटा जो मेंढक होता है वो जब पानी में रहता है तो वो किससे सांस लेता है? अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से। और मेंढक जब धरती पे होता है तो हमारी तरह वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है। इसलिए मेंढक को बोलते हैं उभयचरी एम्फीबियन, दोहरा जीवन जीने वाला, पानी और धरती में रहने वाला। ये मैं पिछले क्लास में, ठीक है? तो आपको इसके अलावा और लिखना। अगर आपसे पूछे कि जो डॉल्फिन होती है क्या होती है? डॉल्फिन। अब मैं जब भी डॉल्फिन बोलूंगी तो आपके दिमाग में आएगा डॉल्फिन एक मछली है। अरे नहीं भैया, डॉल्फिन मछली नहीं है। जरूरी नहीं पानी में रहने वाला हर जीव मछली होगा। डॉल्फिन एक नाम है। डॉल्फिन एक स्तनधारी होती है। डॉल्फिन में हमारी तरह लंग्स होते हैं, बेटा गलफड़े मत कराना। हमारी तरह क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। अगर आपसे पूछे व्हेल, जो व्हेल होती है जैसे ब्लू व्हेल हो गया है ना, ब्लैक व्हेल हो गया, इनके अंदर भी क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। अब हम इतने सारे क्यों याद करेंगे, है ना? इसलिए जरा इतने सारों में आपको कौन कौन से याद रखना है? मेंढक का याद रखना पड़ेगा, अमीबा का याद रखना पड़ेगा, केचड़े का याद रखना पड़ेगा, मछली का और कॉकरोच का, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा एग्जाम में करते हैं। मैम सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी रहता है क्या? जी हाँ, मैंने ये जितने भी नाम लिखे ना इन सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बस ये बात याद रखना, क्योंकि मछली पानी में रहती है और मछली जो होता है वो कौन सा ऑक्सीजन लेता है? मछली लेता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन कौन सा? पानी वाला। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो मछली ये वाला O लेता है, ये वाला ऑक्सीजन लेता है, ये वाला ऑक्सीजन लेता है, ठीक है? तो बेटा पढ़ा देंगे, बंद करिए ना, इसमें बंद करेंगे, देखिए पाऊंगा। अब आप लोगों को तो स्विमिंग नहीं आती, मैं आपको पानी में छोड़ दूंगा, तब दुख मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों में तो गेस तो है नहीं, हम लोग तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, हम तो हवा लेते हैं। और हवा वाला ऑक्सीजन किसके पास पहुंचना चाहिए? फेफड़े के पास। इसलिए इंसान मर जाता है पानी के अंदर, ठीक है? आगे बात समझिए। हाँ जी, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखेंगे, केचुए का और कॉकरोच का, अमीबा का, प्लांट्स का, ये सब एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, सिर्फ आपको ठीक है? चलो अब बात करते हैं एक बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया कैसे सांस लेता है? बेटा जो एक सेल होता है ना, इसी सेल है ना? चल मैम ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, बेटा ऐसा कोई एनिमल नहीं है। आज तक आपके नाम में नहीं पता। मैं आज के बारे में बता देता हूँ, कितना पढ़ाई आपकी सबसे, क्यों इतना परेशान हो रही है? चलिए, तो ये हो गया, आपको पता लगा रेस्पिरेटरी क्या होता है, रेस्पिरेटरी कितने प्रकार का होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस किस में क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप सब क्या बोलोगे? लंग्स होता है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है? तो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए इनके बारे में। आइए आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गन से शुरू होता है? आप सांस कहां से लेते हैं? आप अपने मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में एयर कहां से एंटर करती है? नाक से। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय नोज। लिख दीजिए, लिख दीजिए क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय नोज। मानव के श्वसन तंत्र की शुरुआत किससे होती है? नाक से हो जाती है। अब नाक के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा बेटा आपको। लिख लीजिए, देखो मुंह से भी सांस लेके जिंदा रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं? 5 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में हम एयर कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं, ठीक है? इसलिए अगर मैं किसी आप लोगों का ऐसे नाक बहुत देर के लिए बंद कर दूं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, आपको सांस टूट टूट के आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी सांस मुंह से नहीं जा पाती है, पूरी की पूरी नहीं जा पाती, ठीक है? मैम डॉल्फिन फिश होती है क्या, जो इसके पास लंग्स होते हैं? बेटा डॉल्फिन फिश नहीं होती, मैंने कितनी बार बताया है। जरूरी नहीं जो पानी में होता है सिर्फ वही फिश होता है, डॉल्फिन का नाम है, ठीक है? चलो आइए, श्वसन तंत्र की शुरुआत नाक से हो जाती है, हिंदी में लिखना। श्वसन कहां से शुरू हो जाता है बेटा? श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है आपके नोज से। नाक। अब इस नाक की स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो एक नंबर दे देना नोज, नंबर 1 पे लिख दे हम नोज। अब देखो यहाँ पर जितने भी नाम है ना इस डायग्राम में, ये सारे नाम आपको आएंगे, कोई काम आएंगे, बस एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितना मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहला ये रहा आपका नाक। नाक में क्या होता है आप खुद देखो, नाक की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नाक में दो दरवाजे होते हैं, इन्हीं से आधी कैसे जा रही है, आधी कैसे जा रही है। इन दरवाजों को बोलते हैं इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स, हिंदी में बोलते हैं नासा द्वार। तो जो अपनी नाक के जो द्वार होते हैं, दरवाजे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। और ये नॉस्ट्रिल्स कितने हैं? 2 हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं नासा द्वार। और इन्हीं द्वार से क्या होता है? इन्हीं द्वार से जब मुझे सांस लो, क्या लिया आपने? एयर लिया, सांस छोड़ो तो बाकी की सारी गैसें छोड़ो। तो कहने का मतलब है इस नॉस्ट्रिल से भी क्या आती है? एयर इन होती है, हवा अंदर आती है। हवा क्या होती है? अंदर आती है। और इसी नॉस्ट्रिल से क्या होता है? आपकी जितनी भी सारी गैसेस, उन गैसेस की जरूरत हमारे शरीर के अंदर नहीं है, वो सारी गैसेस कहाँ जाती हैं? आउट हो जाती हैं। तो यहीं से क्या जाती हैं? गैसेस, जिसमें CO2 सबसे ज्यादा नहीं होता है, वो क्या हो जाती है? आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। यानी कि ना जब हम सांस लेते हैं तो हवा जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ से दूसरी जगह नॉस्ट्रिल में, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है बेटा? सांस छोड़ते हैं तो वहाँ से CO2 बाहर हो जाती है इसी नॉस्ट्रिल से। तो डाउट खत्म करके क्लियर रहना था। हम डॉल्फिन ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ डॉल्फिन देखा नहीं आपने पानी के अंदर प्लांट क्यों मारती है? क्योंकि डॉल्फिन बाहर आके ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि डॉल्फिन के पास लंग्स है। डॉल्फिन एंड व्हेल फिश होती है, वो पानी के अंदर कभी नहीं रहती है। आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे, डॉल्फिन पानी से बाहर आती है, इसलिए तो लोग ना डॉल्फिन देखने जाते हैं। इसमें दुबई गई थी तो मैंने डॉल्फिन देखी वहाँ पे, तो डॉल्फिन आ रही थी वापस जा रही थी, आ रही थी वापस जा रही थी। इस शो का नाम डॉल्फिन शो था, है ना? क्योंकि डॉल्फिन जो होती है उसके पास गिल्स नहीं होते हैं, उसके पास क्या होते हैं? लंग्स। वो बाहर आके हमारी तरह एयर लेके वापस पानी के अंदर जाती है, ठीक है? ये बात याद रखना। चलो आइए, तो नाक के जो द्वार है उससे एयर एंटर करती है, गैसेस बाहर होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस नाक के अंदर वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं नाक की गुहा, जो खाली पड़ा है, ठीक है? तो लिखेंगे नाक के द्वार होते हैं, उसके अंदर की तरफ क्या होती है? नेजल कैविटी होती है, और हिंदी में बोलते हैं नाक गुहा। जो भी हिस्सा खाली पड़ा होता है हमारी बॉडी में उसको हम कैविटी कहते हैं। ये देखो खाली पड़ा है, इसको नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है? आप सुनो जरा क्या कि इस नेजल कैविटी में क्या क्या है, आप खुद से बताइए। इस नेजल कैविटी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस नेजल कैविटी में नाक के बाल, नेजल हेयर से क्या है? नेजल हेयर से नाक के बाल है बेटा, है ना? नाक के बाल, जी हाँ। अब ये नाक के बाल क्या करते हैं? अच्छा कभी कभी इन नाक के बालों को सीलिया नाम भी दे देते हैं। वैसे पता है सीलिया पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसी छोटी छोटी हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको सीलिया कहते हैं, लेकिन कभी कभार इनको सीलिया का नाम भी दे देते हैं। तो हमारी जो नाक के बाल है, आपने कभी सोचा है कि क्यों? नाक के बालों का काम क्या होता है? जो भी आपने बाहर से एयर ली है उस हवा को फिल्टर करना। बच्चा आप भी वाले एरिया में जाते हैं,
तो हवा में धूल मिट्टी होती है और वो धूल मिट्टी के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक के बालों के अंदर फंस के रह जाते हैं, आपको छींके आने लगता है ना। धूल मिट्टी वाले जाते हो, धुआं कहीं से निकल रहा है, वहां जाते हो तो आपको छींके आना शुरू हो जाती है, नाक से पानी करना शुरू हो जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हमारे जो नाक के बाल होते हैं ना, नेजल हेयर्स होते हैं ना, ये बेटा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन किसका? फिल्ट्रेशन ये छानने का काम करते हैं। किसको छानते हैं बेटा? आपको बताना, ये फिल्टर करते हैं हवा को, एयर को, हवा को छानते हैं। और उस हवा में अगर डस्ट पार्टिकल्स हुए, बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स, धूल के बड़े बड़े, धूल मिट्टी के बड़े बड़े कण, तो नाक के बाल अपने तक रख लेते हैं, उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर वो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स अंदर गए तो गले में प्रॉब्लम, आपके फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाएगा। तो पहला काम नाक के बालों ने क्या करा? नाक के बालों ने पहला काम करा आपकी हवा को छानने का। अगर उस हवा में धूल मिट्टी है तो उसे बड़े बड़े हटा देते हैं, छोटी मोटी धूल मिट्टी हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझ, धूल को रोकने का काम करते हैं, फिल्टर किया। फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, नेचुरल फिल्टर है। कुछ लोग होता है कि नाक के बाल को काटते रहते हैं, काय को काट रहे हो भैया, भगवान ने प्रोसेस नहीं किया होगा। नेक्स्ट सुनो, ये नाक के बाल दूसरा क्या क्या काम करते हैं? एयर को डायरेक्शन देते हैं, ये हवा को दिशा देते हैं। हाँ जी, एयर को डायरेक्शन देते हैं। ये कहते हैं हवा तुम यहाँ वहां मत बसो, सीधा यहाँ जाओ, यानी यहाँ से पीछे की तरफ से। तो दूसरा काम क्या? तो आप क्या बताओगे बेटा? दूसरा काम ये हवा को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अब तीसरा सुनो, आपके नाक में पहला क्या था? नाक के द्वार थे, नाक के द्वार दो थे, फिर नाक के अंदर जो गुहा है नेजल कैविटी, उसमें नाक के बाल थे, नाक के बालों से आपने बन गया, जो आएगा वो आपने बता दिया। अब इसी नेजल कैविटी में आपकी नाक से पानी बहता रहता है। आपने सोचा वो गीली क्यों होती है? अभी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात सुनो कि नाक का जो पानी होता है उसको आप बोलते हो नेजल वाटर। नाक के पानी को इंग्लिश में नेजल वाटर, क्या बच्चों क्या बोलते हैं इसको? इसको म्यूकस कहते हैं। तो हमारी नाक में जो एक चिपचिपा पदार्थ है उसे हम म्यूकस कहते हैं, उसे हम श्लेष्मा कहते हैं। तो नाक का पानी चिपचिपा होता है क्योंकि उसके अंदर म्यूकस मिला हुआ है, श्लेष्मा मिला हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो नाक का पानी या म्यूकस है ये हवा को गीला करता है, हवा को वेट करने का काम करता है, गीला कर देता है, ताकि हवा यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो और सीधा आपके फेफड़ों में जाए और ज्यादा मात्रा में हवा जाए। क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा एयर जाएगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी। तो नाक के काम क्या होता है? इस नेजल वाटर का, इस नेजल म्यूकस का काम क्या होता है? ये म्यूकस एयर को गीला कर देता है, वेटिंग कर देता है, एयर को गीला करने का काम करता है बेटा। ठीक है, यानी कि हवा को गीला करता है, लेकिन हिंदी में हवा को गीला करता है, जिससे हवा यहाँ वहाँ जाए और उसकी आपके फेफड़ों के अंदर ज्यादा मात्रा में हवा। तो हमारी नाक की गुहा के अंदर दो चीजें हो गई, नाक का पानी हो गया और नाक के बाल हो गए। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? इसी नाक में अंदर की तरफ ये जो हिस्सा होता है ना, इस हिस्से के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स को बोलते हैं सूचक, जो किसी न किसी चीज की सूचना देते हैं। ठीक है, और इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो हमारी नेजल कैविटी में तीसरे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हिंदी में लिखो घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रिसेप्टर्स, घ्राण क्षेत्र। और आपको पता है ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा क्या करना? स्मेल की पहचान करवाना। स्मेल का मतलब होता है गंधक, यानी कि हवा में अगर गुलाब के फूल के बगल में खड़े हो या गुलाब के फूलों के बगीचे में खड़े हो तो आपकी हवा में गुलाब के फूल की महक आएगी। अगर आप आम के बगीचे में खड़े हो तो आम की महक आएगी। नींबू के पेड़ के बगल में हो तो नींबू की महक आएगी, क्योंकि उस हवा में क्या गिरेगा? स्मेल गिरेगी। और वो हवा जैसे ही नाक के हिस्से में आएगी तो इस हिस्से में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सूचना देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी? स्मेल की। ये गंधक की पहचान करवाते हैं बच्चों कि आप किसकी स्मेल ले रहे हो, कैसी स्मेल ले रहे हो। कचरे के डिब्बे के बगल से जाओगे तो नाक बंद करके जाओगे, ताकि आपको जो हवा कचरे के डिब्बे से आ रही है उस हवा में क्या होगी? गंदगी होगी, बदबू आएगी, तब कचरे के डिब्बे के पास से ऐसे निकल जाते हो नाक बंद करके। लेकिन अगर आपकी नाक खुली हुई होती है, कीचड़ के बगल से जाते हो, तो यहाँ जैसे वो हवा आती है कीचड़ वाली हवा, तो बेटा वो आपको बदबू का एहसास होगा। तो एग्जाम में समझ कैसे कैसे आता है? एग्जाम में कैसे आता है? गंधक की पहचान करवाने वाले रिसेप्टर्स का नाम क्या होता है? तो आपको बोला है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, घ्राण क्षेत्र, घ्राण सूचक। ये मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन बताता है भैया इसकी स्मेल। ठीक है, तो इस हिस्से पे स्मेल महसूस होती है आपको, इसलिए बार बार गंदी स्मेल आती है, नाक बंद करके अच्छी स्मेल आती है, बढ़िया से आप और अच्छे से बोलेंगे। तो एग्जाम में पूछता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आप बताना बच्चों क्या आंसर होगा? 3 तरीके से क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। पहला, स्मेल की गंधक की पहचान करवाने वाले सूचक या रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? आंसर ये होगा। दूसरा पूछेगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से ऑर्गन में होते हैं? ठीक है, कौन से ऑर्गन में होते हैं? तो क्या है? नाक में होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किस सिस्टम का हिस्सा है? तो बेटा नाक के सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। करेक्ट तरीका हाल में समझिए। तो इस हिस्से को बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, इसे बोलते हैं नेजल कैविटी, नाक के पानी को बोलते हैं, नाक के पानी को बोलते हैं, और इस हिस्से में होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जिसमें की पहचान करवाते हैं तो हवा नाक से पीछे की तरफ से। अब आप इस फोटो में देखो, नाक के बाद आगे जरा आपको बहुत ध्यान से समझाते हैं कि अब नाक के बाद हवा जाएगी कहाँ। तो ये आपकी नाक की यहाँ से हवा आ गई। ठीक है, अब ये हवा जाती है, याद रखो इसको नेजल कैविटी दिखा रखा है, क्योंकि इस हिस्से में नेजल कैविटी खाली है ना, इसको नेजल कैविटी। ये नाक की हड्डी होती है ये वाली, खरीद इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे खाली दिखा रखा है। अब आओ, ये हवा बेस की हवा है यहाँ पर, और मतलब इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरिंक्स, इस हिस्से को बोलते हैं फेरिंक्स। तो देखिए नाक के बाद दूसरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, दूसरा ऑर्गन, नोज के बाद अब एयर जाती है बच्चों फेरिंक्स में। फेरिंक्स, फेरिंक्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी, ग्रास नहीं का मतलब देना, ग्रसनी। अब ये फेरिंक्स क्या होता है? बहुत अच्छे से मैं आपको देखकर कैसे आंसर करने वाली हूं। सुनिए जरा, क्या ये फेरिंक्स क्या होता है? अब पहले मैं आपको बना के समझाती हूँ। मान लो बच्चों कि ये आपका नाक है, नाक ऊपर ये आपका मुंह है, ठीक है, और ऐसे करके ये आपका शरीर, ठीक है। ये नाक है तो नाक से क्या आती है? एयर आती है। नाक से क्या आती है बच्चों? हमेशा हवा आती है, नाक से हवा क्या आती है ना। और ये मुंह है, मुंह से आप क्या खाते हो? खाना खाते हो। और खाना कौन से पाइप में जाता है आप खुद से बताओ? खाना जाता है हमेशा फूड पाइप में, यहाँ से आपकी फूड पाइप, ये भोजन वाली है। तो जो भी आपने मुंह से खाना खाया वो खाना ऐसे होता हुआ फूड पाइप में जाता है, ऐसे ऐसे, और फूड पाइप से आपके पेट में चला जाता है, राइट? ऐसे है ना। ठीक है, अब सुनो जरा, है ना। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये जो हिस्सा होता है नाक, यहाँ से एयर आती है, हवा आती है, ये हवा आ रही है, ये कौन से पाइप में जाएगी? हवा जाएगी। ये वाला पाइप, इसको आप क्या बोलोगे? विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब होता है वायु नली का, हवा वाली नली, है ना। ये क्या हवा वाली। और ये कौन सा पाइप है? ये फूड पाइप है ना। फूड पाइप का मतलब होता है भोजन नली, है ना। तो यहाँ से खाना, यहाँ से हवा। तो
बच्चों ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे कहा जाता है फेरिंक्स। इसे क्या कहा जाता है? फेरिंक्स का। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो हिस्सा है जहाँ खाने में हवा मिक्स होती है। हाँ देखो ना बच्चों, यहीं से हवा आ रही है और खाना खाए तो यहीं से खाना आएगा, और इस खाने के अंदर अगर ज्यादा हवा चली गई तो यही हवा ऐसे आपके फूड पाइप से पेट में जाएगी, और पेट से फिर आपको खाना खाने के बाद डकार के रूप में वापस हवा निकलती है। जी हाँ, डकार आती है ना, डकार में क्या होता है? जो खाने के साथ हवा गई है वो हवा वापस बाहर। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं फेरिंक्स। तो ये कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पाथ है, एक ही रास्ता है ये। किसके लिए? हवा और खाने के लिए। ये वही रास्ता है जहां पर खाने के अंदर हवा मिक्स होती है, और जब ये खाने के साथ हवा ज्यादा मात्रा में चली जाती है तो ये पेट और छोटी आंत के बीच का एक कपाट होता है, दरवाजा होता है, वो बंद रहता है। तो पेट में खाना 1.5-2 घंटे तक पड़ा ही रहता है, मतलब वैसे मैक्सिमम 3 से 4 घंटे पेट में खाना रहता है, इसलिए खाना खाते आपका पेट फूल जाता है। तो बेचारा पेट से खाना आगे नहीं जा पा रहा है, तो पेट में जो आपका क्या पहुंचा है हवा, वो हवा डकार के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो फेरिंक्स में क्या लिखेंगे हम? बताओ जरा, फेरिंक्स समझ में आया क्या होता है? एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि उस ऑर्गन का नाम बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस ऑर्गन का उस अंग का नाम बताओ जिसमें हवा खाने के अंदर मिक्स होती है। या आपसे पूछेगा कि खाने वाले पाइप और विंड वाले पाइप से पहले जो रास्ता आता है कॉमन, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम कहते हैं फेरिंक्स। अब बच्चों बताओ, खाना हम कहां पढ़ते हैं? खाना पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, और हम एयर के बारे में कहां पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में। तो ये रास्ता तो इन दोनों के लिए कॉमन हो गया है। तो इसमें आपको एक ही पॉइंट लिखना है, और लिखिए इट इज द कॉमन पैसेज, इट इज द कॉमन पैसेज या पाथ लिख लो फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आरएस लिखा है, आरएस का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए, यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है, एक उभयनिष्ठ मार्ग है, कॉमन पैसेज है ये दोनों के लिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन मार्ग है, रास्ता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले हवा कहां से आई? बताओ जरा। हवा आई मैम नाक से, नाक से कहां गई? फेरिंक्स में गई। अब देखो ये हवा कहां जाती है आगे। योगीराज बहुत ज्यादा धमका रहे हैं मुझे धमकाने से क्या होगा? योगीराज की प्रॉब्लम है, आप लोग ऐड करते समय बोले थे राकेश यादव सर पढ़ाई करेंगे, अब कोई और टीचर पढ़ा रहा है, मैं आप पे रिपोर्ट करूंगा। कर दो बेटा, कर दो, जेल चले जाएंगे, जेल में रोटी खाएंगे 2-4 दिन, क्या दिक्कत है? आजकल जेल में रोटी ज्यादा अच्छी प्योर मिल रही है, बाहर तो इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज मिली भी आती है ना। चलो, तुम्हें लगता है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा? हाँ होता तो मैं बेटा इतनी सुनती नहीं आपकी। चलिए सुनिए, अब फेरिंक्स से हवा कहां जाती है वो देखो इस फोटो में। ये नाक से ये फेरिंक्स था, देखिए ये फेरिंक्स। अब ये हवा आती है नीचे की तरफ इस वाले हिस्से में, और पता है इस हिस्से को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैरिंक्स। और लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये जो आवाज जहां से बन रही है मेरी, उसी आवाज को आप लैरिंक्स कहते हो। आम भाषा में आप लोग कंठ बोल देते हो कि कंठों से आवाज निकल रही है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले रास्ते पर फेरिंक्स से जस्ट नीचे की तरफ हमारा साउंड बॉक्स होता है, हमारा आवाज बनाने वाला बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम लैरिंक्स कहते हैं। तो अब हवा पता है कहां गुजरेगी? इस फेरिंक्स से हवा जाएगी लैरिंक्स में, इसमें जाएगी लैरिंक्स। लैरिंक्स को हिंदी में लैरिंक्स ही बोलेंगे बच्चा। ये लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स को ही बोलते हो साउंड बॉक्स। जी हाँ, ये ध्वनि वाला बॉक्स है, ध्वनि यंत्र है। मूवीज देखने जाते हो तो आता है ना, मेरा नाम मुकेश है, और मुकेश नहीं सॉरी, मैं मुकेश की वाइफ हूँ। एक ऐड आता है ना, ये मुकेश बगल में लेटा हुआ होता है, उसका यहाँ से ऑपरेशन हुआ हुआ होता है, वो बस सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ होता है, बोल नहीं पाता है, और उसकी बीवी बोलती है बगल में कि ये मेरे पति है, मुकेश नाम है इनका, और ये बहुत गुटखा तंबाकू सिगरेट पीते थे, है ना, जिसकी वजह से इनको क्या हो गया था? ये वाला कैंसर, गले वाला कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने के लिए, कैंसर आगे ना फैले, तो डॉक्टर ने इनका वॉइस बॉक्स निकाल दिया, इनका साउंड बॉक्स निकाल दिया। अब ये कभी नहीं बोल पाएंगे। देखा ये ऐड आपने? तो बेटा वो क्या निकालता है डॉक्टर? लैरिंक्स निकालता है। इसी को बोलते हो आप साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी वॉइस जनरेट हो रही है। अब इस लैरिंक्स में होता क्या है, कैसे आवाज बनती है? सुनो, ये इस तरीके का एक बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स होता है बेटा, ठीक है? जैसा आप सोच रहे हो वैसा बॉक्स नहीं होता है, ऐसा। और इस बॉक्स के अंदर क्या होती है? इस बॉक्स के अंदर ऐसी पतली पतली मेम्ब्रेन जैसी, मैं तो बहुत मोटा बना रही हूँ क्योंकि इससे कम मार्कर में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर, बहुत पतली पतली झिल्लियां होती हैं इसके अंदर। और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्ली होती हैं, इनको नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या नाम देते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और हिंदी में बोलते हैं स्वर रज्जु। और जैसे ही हवा, अरे भैया हवा तो आएगी ना, ये हवा का ही तो रास्ता है, नाक से जो हवा गई है वो फेरिंक्स, फेरिंक्स से इस लैरिंक्स में आएगी। लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स है ये वाला। तो जैसे यहाँ से हवा गुजरेगी इस लैरिंक्स से, तो पता है क्या होगा? ये वोकल कॉर्ड्स क्या होंगी? वाइब्रेट होंगी, इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा, इनके अंदर कंपन भी पैदा होगी, और इसी वाइब्रेशन से क्या बनेगी? आपकी साउंड बनेगी, ध्वनि बनेगी। आई बात समझ में? तो अभी मैं बोल रही हूँ तो जो मेरी बोल भी रही हूँ, मैं सांस भी ले रही हूँ। भैया ऐसा कोई सेकंड होता है जब सांस नहीं लेते हैं, ऐसा कोई मिनट होता है जब सांस नहीं लेते हैं, तो मैं अभी सांस भी ले रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, तो क्या होगा? मेरी नाक से जो हवा जा रही है वो हवा मेरे वॉइस बॉक्स लैरिंक्स में गई, तो लैरिंक्स में जैसे ही हवा गई तो लैरिंक्स के अंदर ऐसे वोकल कॉर्ड्स है, और वो वोकल कॉर्ड्स ऐसे वाइब्रेट हो रही है बेटा, और इनकी वाइब्रेशन से एक साउंड बनती है, एक आवाज बनती है। उसी आवाज को शब्दों में, वर्ड्स में कौन कन्वर्ट करता है? जी। लेकिन क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कौन सा स्टेटमेंट बोलना है, वो कौन बताता है? इसलिए किसी इंसान का दिमाग खराब हो कुछ भी बोलता है, किसी को भी गाली देता है ना। आई बात समझिए? तो इन वोकल कॉर्ड्स से क्या होता है? हवा से ये वाइब्रेट करती है, इनमें वाइब्रेशन पैदा होता है बेटा। वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन पैदा होती है, और जिससे साउंड जनरेट होती है, जिससे ध्वनि बनती है। तो इसी बॉक्स को आप क्या कहते हो? ये पूरा बॉक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन साउंड बॉक्स। हमारा आवाज बनाने वाला बॉक्स है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैरिंक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लास सही चल रही है ना? क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बेटा आप लोगों के। अब मैं छेड़ भी नहीं रही क्योंकि मुझे इस नए वाले सर्वर पे काम करना नहीं आता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब बच्चों सुनो, लड़कों की आवाज में गहरापन होता है, लड़कियों की आवाज मधुर होती है, कोयल जैसी। अब लड़के कहेंगे क्या लड़कों की आवाज मधुर नहीं होती है? लड़कों की आवाज में मधुरता होती है, लेकिन वो कौवे जैसी होती है ना? लेकिन लड़कियों की आवाज एकदम मीठी कोयल जैसी क्यों होती है? आइए बच्चों, आपने देखा होगा लड़कों की आवाज बहुत दबी हुई, गहरी होती है, डीपनेस होती है, आवाज भारी होती है। लड़कों की आवाज गहरी और भारी दोनों होती है, लड़कियों की आवाज पतली और थोड़ी देर के बाद चुभने वाली आवाज होती है।
क्यों? क्योंकि सुनो जरा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट है ना, वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं, ये जो स्वर रज्जु होती हैं, इनकी लंबाई डिसाइड करती है, इनकी लेंथ डिसाइड करती है कि आवाज पतली होगी कि आवाज भारी यानी मोटी होगी। तो जब बात करते हैं इन वोकल कॉर्ड्स का, तो बॉयज में, लड़कों में, आप लिख लेना मेल में या बॉय जैसा भी लिखना है, लड़कों में ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है, इसकी लंबाई 20 mm होती है, और जिसकी वजह से जो लड़कों की साउंड होती है वो हैवी होती है। हैवी का मतलब आवाज में भारीपन होता है लड़कों की आवाज में। और जब वोकल कॉर्ड्स की लंबाई ज्यादा होती है तो साउंड की जो पिच होती है वो लो होती है बेटा। तो लड़कों की आवाज की पिच कम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियों की जब बात करते हो आप, तो लड़कियों में इस वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 12 से 14 mm होती है, जिसकी वजह से लड़कियों की आवाज सिरिल हो जाती है। सिरिल का मतलब मधुर है ना, या पतली हो जाती है। जबकि लड़कियों की आवाज की जो पिच होती है वो हाई रहती है बेटा। आपके घर में एक लड़का एक लड़की है, लड़के को बोलोगे मम्मी को आवाज है, लड़के की जो आवाज है वो कमरे या कमरे से बाहर वाले हिस्से पे की जाएगी। लड़की को बोलो जोर से आवाज है ना मम्मी, लड़की की आवाज 3 पड़ोसियों के घर तक चली जाएगी। पिच हाई होती है। जब दो महिलाएं लड़ रही होती हैं तो बेटा कान गूंजना शुरू हो जाते हैं, जबकि दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो इतना ज्यादा कानों में जोर नहीं पड़ता है। तो आपसे एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है कि जो लड़कियां और लड़कों की जो वोकल कॉर्ड्स होती है, वोकल कॉर्ड्स की लंबाई किसमें ज्यादा होती है? तो लड़कों में वोकल कॉर्ड्स की लंबाई ज्यादा होती है, देखो इतनी ज्यादा है ना, जबकि लड़कियों की वोकल कॉर्ड्स की लंबाई होती है वो कम होती है। जब वोकल कॉर्ड्स ज्यादा लंबी है तो बेटा उसकी आवाज में भारीपन आता है और पिच लो होती है। और जो लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड्स होती है उसकी लंबाई कम होती है, लड़कों की तुलना में कम है, तो लड़की की आवाज बहुत पतली हो जाती है और जो पिच होती है वो हाई रहती है ना। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों की आवाज सुंदर नहीं होती, अच्छी नहीं होती है भाई। अगर लड़कों की आवाज सुंदर नहीं होती, देखो ना इतने बड़े बड़े सिंगर, जैसे बहुत सारे हैं, आप लोग को किसको सुनते हो मुझे नहीं पता, जैसे सोनू निगम हो गए, बहुत अच्छे, प्रीतम प्रीतम करके प्रीतम दा लगाते हैं अपने आगे, वो कितने अच्छे सिंगर हैं, है ना। और आतिफ असलम, कितनी प्यारी आवाज है, हालांकि वो पाकिस्तानी है तो अब तो मैं गाना सुनना बंद कर दिया उनका, लेकिन एक टाइम पे जब चलते थे तो बहुत चलते थे। और भी बहुत सारे हैं, है ना, देखे होंगे आपने, ये आपके इतने कौन से अजीत 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 है ना सिंगर, मैं नाम भूल रही हूँ, वो भी कितने अच्छे गाने गाते हैं। तो सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। तो लड़कों की आवाज में भारीपन का कारण, पहला कारण आपको पता लग गया वो ये है। अब दूसरा कारण सुनो, आपने देखा है कि एक बच्चा है आपके घर में, उसकी उम्र 13-14 साल है, अभी उसकी प्यूबर्टी जस्ट शुरू हुई है, किशोरावस्था शुरू हुई है। तो उस लड़के के कंठ में यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा आपको बहुत सारा, है ना, बाहर निकला हुआ हिस्सा दिखता है यहाँ पे इस हिस्से में, लड़कों में, लड़कियों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लड़कों का ये लैरिंग्स होता है, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर और होती है, सिर्फ लड़कों में होती है बेटा, पहले मैं समझा रही हूं फिर सुन लेना। लड़कों के वॉइस बॉक्स के बाहर की तरफ एक कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज का मतलब होता है क्या, उपास्थि, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये सिर्फ मेल बॉडी में होता है बेटा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ना, ये क्या होता है, ये एडम्स एप्पल होता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों तुम लोग एडम का सेव मत कर देना, बस एडम्स एप्पल ही हिंदी में। इसकी एडम्स एप्पल जो होता है वो होता क्या है लड़कों के अंदर, बॉयज में, ये जो वॉइस बॉक्स होता है उसके बाहर की तरफ एक कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये एडम्स एप्पल सिर्फ किसमें होता है, बॉयज में होता है बेटा, लिख लेना, या मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिर्फ लड़कों में या नर शरीर में पाया जाता है। एक कारण ये होता है लड़कों की आवाज में भारीपन देने का, ये भी लड़कों की आवाज में डीपनेस डालता है। डीपनेस का मतलब होता है भारीपन। अरे आपके घर में जब एक छोटा बच्चा होता है जो 10-11 साल तक का होता है लड़का, उस लड़के की आवाज लड़की जैसी होती है। जब बच्चा होता है ना 10-11 साल तक, लड़का लड़की की आवाज लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जैसे वो लड़का 12-13 साल का होता है, उसकी प्यूबर्टी शुरू होती है, तो ये एडम्स एप्पल बढ़ना शुरू कर देता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उभर जाता है उसका ये बाहर वाला हिस्सा, और अब उस लड़के की आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। तो लड़कियां जो है अचानक से देखती है ना कि उनके भाई को दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो गई है ना, और अचानक से आप देखते हो भाई की आवाज में एकदम सॉलिड हो गई है, भाई की आवाज में भारीपन आ गया है, तो वो किसकी वजह से, वो इसी एडम्स एप्पल की वजह से होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है एडम्स एप्पल क्या होता है, कहाँ होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, काम क्या होता है। एग्जामिनर पूछ सकता है ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होती है उसकी लंबाई ज्यादा किसमें होती है, लड़कों में होती है, लड़कियों में होती है, किसकी साउंड की पिच हाई होती है, किसकी साउंड की पिच लो होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। अब सुनो जरा मेरी बात, ये जो वॉइस बॉक्स है, इस वॉइस बॉक्स में अगर आप लोग तंबाकू खाते हैं तो सुनिए, तंबाकू आपने खाई खाई तो मुंह से खाई, लेकिन तंबाकू के अंदर का जो तार था, मैंने कहा था मुंह और विंड पाइप दोनों के बीच का जो कॉमन पैसेज है उसको आप क्या बोलते हो, फेरिंग्स बोलते हो। तो मैं मानती हूं आपने यहां से तंबाकू खाया, लेकिन यहां से तंबाकू खाया, यहां से हवा लिया आपने, तो ये हवा ऐसे आ रही है, तंबाकू के अंदर जितना भी तार था वो तार ऐसे आ रहा है, और ये तार कहां चला गया, फेरिंग्स में चला गया, यानी हवा में चला गया, ये तार हवा वाले पाइप में चला गया। तो ये हवा वाले पाइप से यहां आएगा, इस हिस्से में आएगा लैरिंग्स में, और ये तार जब इस वॉइस बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा जम जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक टॉक्सिक तार जम गया है, जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने के धुएं सब में होता है, तो धीरे धीरे ये तार आपकी वोकल कॉर्ड्स के अंदर इंफेक्शन कर देता है, और धीरे धीरे करके वो तार कैंसर तक कर देता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है देखिए आपके वॉइस बॉक्स में कैंसर है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको वॉइस बॉक्स से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसर आगे से आगे फैलता जाएगा, फेफड़े तक पहुंच जाएगा ये कैंसर, ठीक है। वही वो ऐड आता है मूवीज देखने से पहले। तो ये जो वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, ये कौन सी पाइप पे है आप बताओ, विंड पाइप पे है, ये देखो ना ट्रैकिया, ये वॉइस बॉक्स कौन से पाइप पे है, ट्रैकिया पे है, तो लिख लेना फूड पाइप पे नहीं होता है वॉइस बॉक्स, अभी लिख लो, ठीक है। तो लिखो लैरिंग्स, नॉट लिख देना, लैरिंग्स इज अटैच्ड ऑन ट्रैकिया, ऑन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ब्रैकेट में लिख दो विंड पाइप। मनुष्य का ध्वनि यंत्र श्वास नली के ऊपर चिपका होता है या लगा होता है, लिख दो मनुष्य का ध्वनि यंत्र या ध्वनि बॉक्स, जो भी आप लिख रहे हो बेटा, साउंड बॉक्स कुछ भी लिख रहे हो, श्वास नली से चिपका हुआ होता है, श्वास नली से चिपका होता है, से चिपका होता है, याद कर लोगे, ठीक है। जैसे हमारी वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, लैरिंग्स, वैसे ही बच्चा जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया ची 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 करती रहती है, तो बेटा जो बर्ड्स होते हैं उनके भी वॉइस बॉक्स का नाम है, जैसे ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या है बताओ, लैरिंग्स, वैसे जो चिड़िया होती है उनके वॉइस बॉक्स का नाम होता है सीरिंग्स, SYRNX, इसको बोलते हैं सीरिंग्स। तो आपसे पूछेगा सीरिंग्स वॉइस बॉक्स किसके वॉइस बॉक्स का नाम है, तो चिड़िया ऑप्शन में हो तो चिड़िया कराना है ना, और बर्ड्स हो तो बर्ड्स करके आना, और सीरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें चे चे पे इनकी आवाज आती है, कुकू गुरु गुरु है ना, या चे चे पे इन सबकी आवाज। तो सीरिंग्स किनका वॉइस बॉक्स होता है, आप बताओ, तो सीरिंग्स होता है आपके बर्ड्स या चिड़िया या पक्षियों का।
तो 1 नंबर पे हमने नोज पढ़ा, 2 नंबर पे हमने फेरिंग्स पढ़ा, 3 नंबर पे हमारा वॉइस बॉक्स कौन सा लेरिंग्स पढ़ा। अब 4 नंबर पे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल हम 1 से 2 में पढ़ाएंगे आपको। 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे डिटेल में ट्रैकिया के बारे में। बस 2 क्लास में इसके चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। 4 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप। अब मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं बिकॉज मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई है कमेंट्स में, तो मुझे ये कि मैंने लास्ट तक पढ़ाया तब तक सही चली है क्लास।